हेलो एवरीवन। सो आज का जो लेक्चर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा जो टॉपिक है आज है वो है कॉलम एनालॉगी मेथड, जो आपकी सिलेबस की थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट में इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था दैट इज स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, एसडीएम के नाम से हम उसको जानते हैं, उसको हमने डिस्कस किया था और उसकी हेल्प से हमने जो इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक कंटिन्यूअस बीम होते हैं, फ्रेम्स होते हैं, उनको एनालाइज करना सीखा था। अब इसी यूनिट में आपका एक और टॉपिक है जिसका नाम है कॉलम एनालॉगी मेथड, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली कॉलम एनालॉगी मेथड है क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम एनालॉगी मतलब दिस इंटरेस्टिंग मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोफेसर हार्डी क्रॉस इन 1930। 1930 में ये मेथड बेसिकली आई थी जिसको हम कॉलम एनालॉगी मेथड के नाम से जानते हैं, और ये प्रोफेसर हार्डी क्रॉस ने बेसिकली ये मेथड हमको दी थी। दिस मेथड इजिली अप्लाइड इन द एनालिसिस ऑफ स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स। ये जो मेथड है वो इजिली अप्लाई हो जाती है, जो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके ऊपर ये इजिली अप्लाई हो जाती है। इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स मतलब क्या होते हैं? मतलब वो स्ट्रक्चर जो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को यूज करके सॉल्व नहीं किए जा सकते, वो स्ट्रक्चर इंडिटरमिनेट होते हैं, और जो सॉल्व हो जाते हैं वो डिटरमिनेंट होते हैं। तो जितने भी स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर ये मेथड इजिली अप्लाइड हो जाती है। लाइक अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो लाइक फिक्स्ड बीम की बात कर लीजिए, पोर्टल फ्रेम्स की बात कर लीजिए, क्लोज्ड बॉक्स फ्रेम की बात कर लीजिए, ये सारे फ्रेम पे ये इजिली अप्लाई हो सकती है। इन विच द डिग्री ऑफ रिडंडेंसी डज नॉट एक्सीड 3, बट कंडीशन ये है कि उसमें जो डिग्री ऑफ रिडंडेंसी होती है वो 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब जो आपकी डिग्री ऑफ रिडंडेंसी का मतलब आप कैसे निकालेंगे कि आपका कोई फ्रेम है, उसकी जो सपोर्ट कंडीशंस है उससे आपने नंबर ऑफ अननोन निकाली है, उसमें से इक्विलिब्रियम कंडीशंस को माइनस कर दीजिए। तो वो जो डिग्री ऑफ रिडंडेंसी आपकी निकलेगी वो कभी भी 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इस मेथड के लिए। अदरवाइज इस मेथड से उसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो नॉर्मली ये जो मेथड अप्लाई होती है वो उसमें जो डिग्री ऑफ रिडंडेंसी होती है वो 3 से ज्यादा नहीं होती, 3 होती है, 3 से कम होती है। तो उसके लिए हम ये मेथड इजिली अप्लाई कर सकते हैं, राइट। एंड दिस मेथड इज आल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन द फिक्स्ड एंड मूवमेंट फॉर द डिफरेंट लोडिंग। इस मेथड को हम आल्सो यूज करते हैं फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालने के लिए, क्योंकि जो हार्डी क्रॉस था उसी ने तो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आपको दिया था। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड किसने दिया था? हार्डी क्रॉस ने दिया था। तो उसी ने ये कॉलम एनालॉगी मेथड दिया। तो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हम क्या यूज करते थे? फिक्स्ड एंड मूवमेंट करते थे। तो वो जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट एमडीएम में हमने डायरेक्टली याद किए थे कि पॉइंट लोड कंसंट्रेटेड सेंटर पे है तो WL/8 लगेगा, यूडीएल है तो WL²/12 लगेगा, लाइक इसेंट्रिक लोड है तो WAB²/L² वाला फॉर्मूला लगेगा, लाइक कपल के लिए M/4 लगेगा सेंटर वाले के लिए। तो वो जो फॉर्मूले हैं इस मेथड से उन फॉर्मूले को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो मेथड है वो फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालने के लिए बेसिकली यूजफुल होगी। तो बेसिकली हम लोग इस मेथड को जो यूज करते हैं वो फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालने के लिए करते हैं, और हम इससे एनालाइज कर सकते हैं ऐसे कोई भी फ्रेम या बीम जिनकी डिग्री ऑफ रिडंडेंसी 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। तो अब हम इस मेथड की बात करते हैं कि इस मेथड को हम अप्लाई कैसे करेंगे, हम उसकी बात करेंगे। तो बेसिकली इस मेथड को अप्लाई करने की दो अप्रोचेस हैं, ठीक। जिसमें मान लीजिए कि सबसे पहले अपन एक बीम कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे एक फिक्स्ड बीम ले लेते हैं। ये फिक्स्ड बीम, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, राइट। ये बी पॉइंट है और ये स्पान इसकी एल है। तो हमने यहाँ पे एक फिक्स्ड बीम ले लिया, और हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये सीख रहे हैं कि अगर मुझे कॉलम एनालॉगी मेथड अप्लाई करनी है इस बीम पे, इसको एनालाइज करने के लिए, इस पे सपोर्ट मूवमेंट निकालने हैं या फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स निकालने हैं, तो उनको अप्लाई करने की तो मैं कैसे इस मेथड को यूज करके निकाल सकता हूँ। तो इसके लिए आपको 3 कंडीशन याद रखनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन, मैं पहली अप्रोच आपको बता रहा हूँ जो मुझको बेटर लगती है, तो वही अप्रोच से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। दूसरी अप्रोच के बारे में भी मैं आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा, बट एक ही अप्रोच आपके लिए सफिशिएंट है इसको एनालाइज करने के लिए। तो फर्स्ट अप्रोच में आप लोग को क्या करना है कि जैसे आपको कोई बीम दिया है, जैसे यहाँ पे ये फिक्स्ड बीम दिया है, तो आप देख सकते हैं ये फिक्स सपोर्ट है, मतलब कितने अननोन हुए? 3 अननोन हुए इस पे, एक वर्टिकल रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और एक मूवमेंट। इस पे भी कितने हुए? 3 हुए। तो 3 और 3 कितने हो गए? 6 अननोन्स हो गए। 3 इक्विलिब्रियम की कंडीशन माइनस कर दीजिए तो कितना बचा? 3। तो ये 3 डिग्री से रिडंडेंस, इसका मतलब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से, राइट। इसकी जो रिडंडेंसी है वो 3 डिग्री है, उससे ज्यादा नहीं है। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो इसके लिए फर्स्ट अप्रोच जब स्टार्ट करूंगा तो फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या होता है? पहले पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं कि कंसीडर द एंड मूवमेंट MA एंड MB एज रिडंडेंट। तो जब हम कॉलम एनालॉगी मेथड किसी फिक्स्ड बीम पे अप्लाई करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि जो ए पॉइंट पे मूवमेंट आएगा, बिकॉज ये फिक्स सपोर्ट है तो यहाँ मूवमेंट आएगा। कौन सा मूवमेंट आएगा? एम ए। ये बी पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ भी मूवमेंट आएगा। यहाँ पे कौन सा मूवमेंट आएगा? एम बी। तो जो एम ए मूवमेंट है और एम बी मूवमेंट है इसको हम रिडंडेंट मान के यहां से इनको रिमूव कर देते हैं।
रिडंडेंट मान के हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो इस फिक्स सपोर्ट में जैसे मैंने बताया कि फिक्स सपोर्ट होती है, फिक्स सपोर्ट पे क्या होता है, एक वर्टिकल रिएक्शन आती है, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आती है और एक आपका मूवमेंट आता है। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि यहां से मूवमेंट को आप रिडंडेंट मान के यहां से इसको रिमूव कर दो, मतलब इसको हटा दो, मानो ये आते ही नहीं है इसमें, तो क्या बचेगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और वर्टिकल रिएक्शन। और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का बीम पे कोई काम नहीं है, तो क्या बची सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन। इसका मतलब अगर यहां से मूवमेंट हट जाएगा तो ये क्या बनेगा, ये एक सिंपल बीम की तरह वर्क करेगा, ये ऐसा बीम बन जाएगा, सिंपल बीम बन जाएगा। यहां से एम ए हट जाएगा, यहां से एम बी हट जाएगा, तो इसका मतलब सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन बचेंगी। तो वर्टिकल रिएक्शन किस पे आती है, रोलर सपोर्ट पे, या उसको सिंपली सपोर्ट भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये सिंपल बीम बन जाएगा। तो पहला जब इसको आप एनालाइज करते हैं कॉलम एनालॉजी मेथड से, तो आपकी पहली अप्रोच क्या होती है कि आपके जो एम ए पॉइंट पे आने वाला मूवमेंट है और जो बी पॉइंट पे आने वाला मूवमेंट है, उसको रिडंडेंट मान के वहां से उसको रिमूव कर दीजिए। और जब आप उसको रिमूव करेंगे तो आपके पास जो बीम बनेगा वो एक सिंपली सपोर्टेड बीम बनेगा। उस सिंपली सपोर्टेड बीम पे जो भी आपकी लोडिंग है उसके लिए उसका डायग्राम बनाइए। उस जो डायग्राम बनता है उसको एमएस डायग्राम बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट लोड लगा होता डब्ल्यू, तो पॉइंट लोड के लिए इस पे क्या बनता, ट्रायंगल बनता। तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल बना है ना, इस ट्रायंगल, ये जो डायग्राम बना है ट्रायंगल की वजह से, इसको क्या बोलते हैं इसमें, एमएस डायग्राम, इसको बोलते हैं एमएस डायग्राम, राइट। तो पहला काम आपका ये होगा। अब इसके बाद हम लोग अगर दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, तो दूसरे पॉइंट पे हम लोगों को क्या करना है, दूसरे पॉइंट पे हमको ये करना है कि नाउ ड्रॉ द बीएम डायग्राम ड्यू टू एंड कपल्स एम ए एंड एम बी। दिस डायग्राम इज कॉल्ड द एम आई डायग्राम। इसका मतलब फिर आपको क्या करना है, वापस से आपको एक और डायग्राम बनाना है, यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन लेनी, और वो जो डायग्राम बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा, जो रिडंडेंट मान के आपने जिनको हटाया था, एम ए को हटाया था, तो एम ए एक मूवमेंट आएगा, यहाँ पे एंटी क्लॉक ले लेते हैं इसको, एक यहाँ पे क्लॉक आएगा, इसको अपन बोल देते हैं एम बी। तो एम ए इसको ऊपर लेके जाएगा, सेंटर पे लोडिंग है तो जितना ये आएगा उतना ये आएगा, इसको इससे मिला दीजिए, ये एक डायग्राम बना। इस डायग्राम को आप लोग क्या बोलते हैं, एम आई डायग्राम। कॉलम एनालॉजी मेथड के अकॉर्डिंग इस डायग्राम को आपको क्या बोलते हो, एम आई डायग्राम। तो फिर सेकंड पॉइंट पे आपको क्या करना है, आपको वही एम ए और एम बी जिनको आपने रिडंडेंट मान के हटा दिया था, उसकी वजह से एक डायग्राम बनाना है। जैसे फिक्स्ड बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं अपन नॉर्मली, बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते समय, उसके वजह से डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम को क्या बोलते हैं, एम आई डायग्राम। ये सेकंड पॉइंट है इसका। अब इसी के बाद इसका एक थर्ड पॉइंट और है। वो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, नाउ द एक्चुअल बाइंडिंग मोमेंट। अब थर्ड पॉइंट पे हम इसका एक्चुअल बाइंडिंग मोमेंट निकालेंगे, जो मोमेंट हमें इस लोडिंग की वजह से निकालना है। नाउ द एक्चुअल बाइंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम इज गिवन बाय। एक्चुअल बाइंडिंग मोमेंट इस पे किसी भी सेक्शन पे, किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे अगर आपको निकालना है तो फिर आप कैसे निकालते हैं, एम, वो फाइनल मोमेंट निकालने के लिए एम इक्वल हो जाता है एम एस माइनस एम आई के बराबर। आप क्या करते हैं, एम एस में से एम आई को माइनस कर देते हैं। मतलब जो ये जो डायग्राम है इसकी वजह से जो वैल्यूज मिलेंगी उसमें से यहां से जो डायग्राम की वैल्यू मिलेंगी उनको माइनस कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएंगे, वो मूवमेंट्स मिल जाएंगे जो मूवमेंट्स आपको एक्चुअल मूवमेंट्स आपको इस फ्रेम पे निकालने हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये तरीका होता है इस मेथड को अप्लाई करने का किसी भी पर्टिकुलर बीम पे या फ्रेम पे या बॉक्स फ्रेम पे टू एनालाइज द बीम। तो इस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं। अब इसका हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। अप्लाई करने के बाद इसमें कुछ फॉर्मूले भी इसके साथ में लगते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये एमएस डायग्राम बन गया और ये आपका एमआई डायग्राम बन गया। उसके बाद फिर हम फाइनली इसका जो एनालॉगी कॉलम बनाते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं, वो एनालॉगी कॉलम कैसे बनेगा, तो उसको बनाने के लिए आप लोग को क्या करना है कि सबसे पहले ये डायग्राम के लिए आपको कुछ वैल्यूज निकालनी पड़ती है। वो वैल्यूज कैसी होती हैं, जैसे नाउ द टोटल लोड ऑन द एनालॉगी कॉलम इक्वल वॉल्यूम ऑफ द लोड डायग्राम। मतलब यहाँ पे जो टोटल लोड जो होता है ऑन दी एनालॉगी कॉलम वो इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ द लोड डायग्राम के बराबर। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ द लोड डायग्राम मतलब क्या होगा, आपको इसका वॉल्यूम लेना पड़ेगा। जो एमएस डायग्राम आपने बनाया आपको इसका वॉल्यूम लेना पड़ेगा, और वो किसका होता है, वो टोटल लोड ऑन दी एनालॉगी कॉलम के बराबर, राइट। तो अब इसका अगर मेरे को वॉल्यूम लेना है तो मैं इसका वॉल्यूम कैसे लूंगा, तो वॉल्यूम का मतलब होता है ये ट्रायंगल बन रहा है तो ट्रायंगल का वॉल्यूम क्या होता है, हाफ इंटू बेस कितना है एल, तो ये बेस आ जाएगा, राइट, इंटू हाइट। तो इसकी हाइट कैसे निकालेंगे, सेंटर पे पॉइंट लोड है तो डब्ल्यू एल बाई 4 से, तो इंटू डब्ल्यू एल बाई 4 ये इसकी हाइट हो गई, तो ये इसका एरिया होगा।
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसका एरिया हो गया, इंटू वॉल्यूम निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, तो मल्टीप्लाई बाय थिकनेस मतलब 1 अपॉन ई आई, और 1 अपॉन ई आई यहाँ पे क्या है, वो है थिकनेस इसकी एनालॉगी कॉलम की। एनालॉगी कॉलम की थिकनेस, एनालॉगी कॉलम की थिकनेस मतलब क्या हुआ कि जो एनालॉगी कॉलम बनता है, एनालॉगी कॉलम मतलब ये जो इस डायग्राम को मिक्स करके जो बनता है, ये मान लीजिए कि एनालॉगी कॉलम है, तो ये जो डायग्राम को मिक्स करके बनता है इनके बीच में, ये कुछ इस तरीके से क्लोज हो जाता है, यहाँ पे ये क्लोज हो जाता है, ये आपका एनालॉगी कॉलम आता है। तो इसकी जो इस डायरेक्शन में जो 3D डायरेक्शन में ये जो थिकनेस बनती है, उस थिकनेस को अपन लोग क्या कंसीडर करते हैं यहाँ पे 1/a है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप एरिया को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 1/ei से, तो वो 1/ei आपने यहाँ पे लिया, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कंडीशन आएगी WL² 8 ei, ये 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, ये ei बचेगा, इंटू W इंटू L L² हो जाएगा, तो WL² 8 ei, ये क्या निकला, वॉल्यूम ऑफ द लोड डायग्राम। तो इस तरीके से आप इसका वॉल्यूम निकालते हो, राइट। अब इसी तरीके से फिर इसमें इसके एरिया की भी रिक्वायरमेंट होती है, एरिया ऑफ द एनालॉगी कॉलम, एरिया ऑफ द एनालॉगी कॉलम, और वो एरिया क्या होगा, ए अगर आपको निकालना है तो एनालॉगी कॉलम का एरिया मतलब ये जो कॉलम आपका बीच में बनेगा एनालॉगी कॉलम, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ मतलब एल इंटू इसी की थिकनेस, और थिकनेस मैंने आपको क्या बताया, क्या लेते हैं, 1/ei, मतलब लेंथ होगी एल इंटू थिकनेस 1/ei, तो इसका मतलब एरिया हो जाएगा कितना, L/ei। ये इस तरीके से इसका एरिया निकालें। दैट मीन अगर कॉलम एनालॉगी मेथड में अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे उसमें क्या करना है, सबसे पहले रिडंडेंट को रिमूव करके एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाना है, उसके वजह से जो डायग्राम बनेगा एमएस डायग्राम, फिर वही रिडंडेंट को वापस से यूज करके फिर एक डायग्राम बनाना है, उससे जो डायग्राम बनेगा एमआई डायग्राम, इन दोनों के बीच में जो बनता है वो एनालॉगी कॉलम। अब उसके बाद आपको फाइनल मूवमेंट निकालने के लिए उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो आप एमएस डायग्राम से जो वॉल्यूम बनेगा वो वॉल्यूम ले लेंगे, वॉल्यूम के बाद आपको एरिया निकालना पड़ेगा, तो एनालॉगी का जो कॉलम बनता है उसका एरिया ले लेते हैं। तो एनालॉगी कॉलम नॉर्मली क्या होता है कि सेंटर पे लोडिंग है, मतलब आपकी प्रेशर इंटेंसिटी या स्ट्रेसेस की इंटेंसिटी सेम रहेगी, तो एक सिंपल रेक्टेंगल बनेगा, तो रेक्टेंगल की लेंथ इंटू उसकी थिकनेस 1/ei लेते हैं, तो उसका एरिया मिल जाता है। इस तरीके से आपकी ये वैल्यू निकलती है। उसके बाद आप लोगों को इसमें स्ट्रेस की कंडीशन लगानी पड़ती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिमेट्रिक कंडीशन है लोड सेंटर पे, तो इस पूरा जो एनालॉगी कॉलम होगा इसके नीचे से प्रेशर इंटेंसिटी बनेगी या जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी, क्योंकि लोडिंग सेंटर पे, तो जितना लोड यहाँ ट्रांसफर होगा उतना ही लोड यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो जो स्ट्रेसेस बनेंगी वो भी क्या बनेंगी, सेम डेवलप होंगी, जितनी स्ट्रेस यहाँ पे आएगी उतनी ही यहाँ पे आएगी, 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 और उतनी ही यहाँ पे आएगी, सेम आएगी। इसका मतलब सेम आएगी, तो सिंपल स्ट्रेस का फॉर्मूला लगेगा जो कि क्या होता है, लोड बाय एरिया P/A, और टोटल लोड आपने यहाँ पे निकाल लिया था तो वो लोड हो जाएगा, और एरिया एरिया आपने निकाल लिया। तो इस तरीके से आप लोग स्ट्रेस करके और फिर इसके फाइनल मूवमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, या एक्चुअल मूवमेंट्स को आप इसके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका जो है वो तरीका होता है किसी भी कॉलम एनालॉगी मेथड को अप्लाई करके किसी भी सिंपल फिक्स्ड बीम को या पोर्टल फ्रेम को या किसी बॉक्स फ्रेम को एनालाइज करने का। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी फर्स्ट अप्रोच है। एक और सेकंड अप्रोच भी है, मतलब कोई जरूरी नहीं आप इसी तरीके से करें, एक और भी तरीका है। उसमें वो लोग क्या करते हैं कि जो रिडंडेंट मानते हैं, जैसे अभी हमने ए पॉइंट पे एमए को और बी पॉइंट पे एमबी को माना, सेकंड वाली जो अप्रोच है उसमें वो क्या करते हैं, बी पॉइंट पे जो है ना, बी पॉइंट पे वर्टिकल एक तो मूवमेंट को रिडंडेंट मान लेते हैं और दूसरा इसी की रिएक्शन को भी रिडंडेंट मान लेते हैं, वीवी को रिडंडेंट मान लेते हैं। तो ये जो बीम बसता है वो क्या बसता है, सिंपल एक कैंटिलीवर बीम बसता है, और फिर उसके ऊपर एमएसएमआई डायग्राम बनाते हैं और उसको फिर एनालाइज करते हैं। तो वो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट वे लगता है, तो मेरे को फर्स्ट अप्रोच बेटर लगती है, तो वो मैंने आपको समझा दी। तो इसके बाद जो जितने भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वो इसी अप्रोच से करेंगे, बिकॉज आंसर तो हमारे आते ही हैं, और कहीं पे भी अप्रोच का नाम लिखा नहीं आता कि किस पर्टिकुलर अप्रोच से आपको उसको एनालाइज करना। तो हम लोग ये तरीका यूज करेंगे कॉलम एनालॉगी मेथड का किसी भी स्ट्रक्चर मेंबर को एनालाइज करने के लिए। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फिक्स्ड एंड मूवमेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है पर्टिकुलर लोडिंग के लिए, लाइक सेंटर पे अगर पॉइंट लोड लगा हो या यूडीएल लगा हो या एसेंट्रिक पॉइंट लोड लगा हो, तो उसके लिए फिक्स्ड एंड मूवमेंट के जो फॉर्मूले हमने याद किए थे उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।